सभी स्टूडेंट्स का इस EFE के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण साइंस का एक टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र उसको लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले तो इस सिस्टम का टारगेट क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन टारगेट क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या करता है। अपने शरीर के अंदर अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते रहते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जैसे अपने घर के अंदर कचरा वगैरह इकट्ठा होता रहता है तो रूटीन में सफाई करते हैं अपने, इसी तरह से शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अनेक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का तंत्र है, वो तंत्र है अपना उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, मैमेलियंस, उनके अंदर पाए जाते हैं किडनी। तो मुख्य अंग क्या होता है उत्सर्जन तंत्र का, वो होगा किडनी होगा। किडनी के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिनसे किडनी बनी होती है, उनको कहते हैं नेफ्रॉन। जैसे किसी की किडनी से संबंधित कोई बीमारी होती है, अपने हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं नेफ्रोलॉजी, और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रॉन किडनी इनसे मिलकर बनी होती है। इस प्रकार से सामान्य प्रक्रिया के अंदर अपने देखें तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो काम है वो किसने कर रखा है, किडनी ने कर रखा है। तो ये किडनी की संरचना बनाई हुई है। इस संरचना को अपने देखें तो ये दो किडनी है अपने, ये राइट वाली किडनी है, ये लेफ्ट वाली किडनी है। राइट वाली किडनी हल्की सी नीचे होती है, रीजन क्या है, यहाँ पे लीवर है, ये देखो ये लीवर का प्रेशर है, यहाँ पे लीवर के दबाव के कारण हल्की सी नीचे होगी, ये हल्की सी ऊपर होती है। ये यूरेटर होती है, मूत्र नलिका, उनसे यूरिन आता है। ये मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह से एक पूरा ट्रैक दिखा रखा है इसमें। तो ये किडनी है, तो मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होंगे, किडनी होगी अपने। और उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उद्देश्य, मेन टारगेट, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना होता है। जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, तो ये उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखोगे आप। अभी यहाँ पे जो बना रखा है इस डायग्राम के अंदर आंतें भी बना रखी है, आंतें भी सहायक होती है, मल मूत्र को निकालती है, मल को बाहर निकालती है, अनडाइजेस्ट फूड को आंतें बाहर निकालती है। फेफड़े भी सहायता करते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, हानिकारक CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। स्किन भी उत्सर्जन का काम कर रही है, पसीने के साथ अनेक हानिकारक पदार्थों को बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो फेफड़े हैं, आंतें हैं, त्वचा है, ये भी उत्सर्जन में सहायता करती है। लेकिन मुख्य उत्सर्जन अंग कौन है, वो है अपना किडनी होता है। मुख्य उत्सर्जन अंग अपना किडनी होता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। इसके बाद अपने जिसे देखें लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है, शरीर का एक महत्वपूर्ण सहायक उत्सर्जन अंग होता है। अपने बॉडी के अंदर क्या होती है, जो अमोनिया होती है, प्रोटीन के अणु है वो टूटते हैं, प्रोटीन के अणुओं के टूटने से अमीनो अम्ल बनते हैं, और साथ में एक हानिकारक गैस रिलीज होती है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बहुत ही विषैली होती है। उस विषैली गैस को लीवर कम हानिकारक पदार्थ में कन्वर्ट करता है और वो बदलेगा यूरिया में बदल देता है, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। तो यूरिया बनती कहां पर है, लीवर में बनती है। कौन सी गैस से बनेगी, अमोनिया गैस से बनेगी। कौन से चक्कर के द्वारा, ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा बनेगी। तो लीवर क्या करता है, अधिक विषैले पदार्थ को कम विषैले पदार्थ में बदलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करना। यदि कोई व्यक्ति जहर खाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका लीवर एग्जामिन करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। लीवर क्या करता है, उस विषैले पदार्थ को कम विषैले में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। कम विषैले में कन्वर्ट कर दिया तो व्यक्ति जीवित रहेगा, और यदि नहीं कर पाया तो क्या हो गया, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है। तो ये सहायक उत्सर्जन अंग है, मुख्य सहायक उत्सर्जन अंग है।
अब इसमें बता रखा है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन होगा, तो प्रोटीन के पाचन होने से एक तो बनेंगे अमीनो एसिड बनेंगे, और साथ में गैस मुक्त होती है अमोनिया। अमोनिया गैस रिलीज होती है। अमोनिया गैस बहुत ही टॉक्सिक होती है, हानिकारक गैस है, हानिकारक गैस होती है। इस अमोनिया को फिर लीवर है वो किस में कन्वर्ट करेगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यहां डायग्राम दिखा रखा है, ये लीवर का, देखो आप, लीवर में फंक्शन हो रहा है सारा का सारा। और लीवर ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा, ऑर्निथिन चक्कर एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। अमोनिया यूरिया में बदल जाएगी, और फिर लीवर से जो यूरिया है वो ब्लड के माध्यम से आएगा किडनी के अंदर, और किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्टर होकर यूरिया यूरिन के द्वारा अपने बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो मुख्य अंग तो है किडनी, और मुख्य सहायक अंग है वो है लीवर, और मुख्य उत्सर्जी पदार्थ वो अपना होता है यूरिया। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। लीवर का कार्य डिटॉक्सिफिकेशन करना भी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, अर्थात यह शरीर के जो विषाक्त पदार्थ है उसको कम विषैले पदार्थों में बदलने का काम वो भी किसका है, लीवर का होता है। एक तो स्पेशल ध्यान रखेंगे, लीवर के अंदर यूरिया बनेगा, कौन से चक्कर से बनेगा, तो ऑर्निथिन चक्कर से बनेगा। इस चक्कर का नाम स्पेशल ध्यान रखोगे आप। दूसरा, जो किडनी है वो किससे मिलके बनी होती है, आपस के अंदर संरचनाएं किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है। किडनी की जो कोशिकाएं हैं, लाखों की संख्या में जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन किडनी की उत्सर्जन की इकाई होती है। लीवर से यूरिया नेफ्रॉन में परिसंचरण के द्वारा किडनी के अंदर छनकर मूत्र के द्वारा बाहर उत्सर्जित हो जाएगा। तो यूरिया जो है वो लीवर से आएगा, लीवर से यूरिया ब्लड के द्वारा आएगा रक्त परिसंचरण से, और किडनी में आके छन के बाहर निकल जाएगा। अतः मुख्य उत्सर्जी अंग पूछे तो क्या बताओगे, किडनी होती है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। एक्सक्रीटरी यूनिट, उत्सर्जन की इकाई, तो आंसर होगा नेफ्रॉन। उत्सर्जन का मुख्य अंग किडनी, किडनी है एक प्रकार से। और उत्सर्जी पदार्थ कौन है, यूरिया। उत्सर्जी पदार्थ अपना और जाएगा यूरिया। अब इस डायग्राम के अंदर ये देखो आप, किडनी की संरचना बना रखी है। इसमें देखोगे जैसे किडनी है अपने प्रकार से, क्यों किडनी लिया है, इस प्रकार से किडनी को दिखा रखा है। और इस किडनी के अंदर एक छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, पार्ट होते हैं, जिनको अपने कहते हैं लूप की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है। और फिर ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई हुई अलग से, यू के आकार का स्टार्टिंग में, ये इस प्रकार से रह जाएगा। तो किडनी की संरचना किससे मिलके बनी होती है, नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है। तो नेफ्रॉन को कहते हैं उत्सर्जन की इकाई, उत्सर्जन की इकाई है एक प्रकार से ये नेफ्रॉन। अब इसमें नेफ्रॉन के पार्ट दिखा रखे हैं। सबसे पहले अपने पार्ट देखें, ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा बोमेन कैप्सूल। जनरल साइंस के अकॉर्डिंग लेंगे अपने इसके अंदर बोमेन कैप्सूल। और फिर ये बोमेन कैप्सूल जो है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है, इतना सा पार्ट यहां तक, ये कहलाएगा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहलाएगा। उसके बाद में ये जो यू के आकार का भाग है, इस प्रकार से देखो यू के आकार का भाग है, ये फिर ऊपर की तरफ जा रही है इस प्रकार से, ये हेनले का लूप है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसकी दो आर्म होती है, तो डिसेंडिंग है अवरोही और एक असेंडिंग है आरोही, दो भुजाएं हो जाएगी। इसके बाद में ये इसका आगे का जो पार्ट है ये फिर कुंडलित हो जाएगा, ये डीसीटी पार्ट होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स।
और फिर लास्ट में ये कलेक्शन का काम होगा इसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका, कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगी, संग्रह नलिका बन जाएगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है। और ये लूप ऑफ हेनले है, ये मुख्यतः इसमें मेडुला वाले भाग में रहता है। किडनी के भी दो पार्ट कर देते हैं, बाहर के भाग को कहते हैं कोर्टेक्स, अंदर के भाग को कहेंगे मेडुला। इतने पार्ट को एक बार वापस रिकॉल कर लो। नेफ्रॉन के अंदर आगे की तरफ ये प्यालेनुमा संरचना है, इसको कहते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। उसके बाद में इसका ये जो कुंडलित भाग है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपनों ने नाम दे दिया पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और फिर ये यू के आकार की संरचना है हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले। इसकी दो आर्म हो जाएगी, डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म। और फिर दूसरा ये कुंडलित भाग और दिखा रखा है टीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाएगी, संग्रह नलिका के अंदर खुल जाती है। और फिर किडनी के दो पार्ट लिए, बाहर वाला भाग कोर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला। इस तरह से स्टडी करेंगे अपने इनकी। नेफ्रॉन किडनी की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन के प्रमुख भाग, तो सबसे पहले आगे का जो भाग होता है, छोटा गोलाकार संरचना होती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस सूक्ष्म धमनिकाएं होती है, यहाँ रक्त से पानी और छोटे अणुओं का फिल्ट्रेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस वाला जो भाग होगा बोमेन संपुट का, उसमें फिल्ट्रेशन का काम होगा, ब्लड फिल्टर होगा इसके अंदर। स्टार्टिंग का भाग है सूक्ष्म नलिका है। तो रक्त उत्सर्जन तंत्र से अपने संबंधित क्वेश्चंस बने इसके अंदर। एक तो किडनी की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। और नेफ्रॉन का आगे का जो भाग होगा प्यालेनुमा होगा, जिसमें रक्त वाहिनियां एक गुच्छे की तरह होती है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहेंगे। ग्लोमेरुलस में ब्लड का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड फिल्टर होगा, इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता रहता है। बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को घेरने वाली द्विपरतीय संरचना है, यहां फिल्ट्रेट एकत्रित होता है। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल, ये कैसी संरचना होती है? द्विपरतीय संरचना होती है, बाई लेयर्ड संरचना होती है। और यहां पे फिल्ट्रेशन होता है। और फिर पीसीटी वाला भाग, दूसरा भाग अपने देखें नेफ्रॉन का, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी। इसमें 70 से 80% जो पानी है और खनिज लवण है, मिनरल्स वगैरह, उनका अवशोषण हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर्ड पार्ट है वो पीसीटी वाले भाग में जाएगा। पीसीटी वाले भाग में 70 से 80% वाटर और मिनरल्स का वापिस रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाता है। तो 70 से 80% जल और खनिज लवणों का पुनः अवशोषण कहां पे होगा? पीसीटी वाले भाग में होगी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वाले पार्ट में होता है। फिर अगला पीसीटी के बाद अगला भाग आता है हेनले की लूप, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, यह नलिका वह भाग है जो उतार चढ़ाव के साथ गहराई में जाता है। इस प्रकार से इसमें उतार होगा और फिर इसमें चढ़ाव होगा। इसकी अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब, इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है, अवरोही भुजा, जल के लिए पारगम्य होती है। ये ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये, जल के लिए पारगम्य होती है। जैसे यूं भुजा है इसकी, ये लूप है, ऐसे ये लूप लिया आप लोगों ने,
तो नीचे वाली तरफ आ रही है, डिसेंडिंग आर्म है, तो डिसेंडिंग आर्म में जल का अवशोषण होता है, जल के लिए पारगम्य है ये, तो इसमें जल का अवशोषण होगा। तो जैसे जल का अवशोषण होता जाएगा, विलियन से जल निकलेगा, तो फिल्टर्ड पार्ट गाढ़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ फिल्टर्ड पार्ट जाएगा, डिसेंडिंग आर्म के अंदर, हेनले लूप के अंदर सांद्र होता जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। जल के लिए पारगम्य होती है और खनिज लवणों के लिए अपारगम्य होती है, मिनरल्स के लिए अपारगम्य होती है। दूरस्थ संबंध डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। अब इसके अंदर भी देखो, ये वाली जो संरचना है, असेंडिंग आर्म है, आरोही भुजा है, आरोही भुजा उसका विपरीत हो जाएगी। आरोही भुजा जल के लिए तो क्या होगी, जल के लिए तो अपारगम्य, खनिज लवणों के लिए पारगम्य हो जाएगी। तो खनिज लवण यहां से अवशोषित होंगे, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ फिल्टर्ड जाएगा, वापिस क्या होता जाएगा, तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों जो आर्म है, उनका मेन टारगेट ये रहता है कि खनिज लवणों का और शरीर की आवश्यकता के अनुसार जो जल है उसका पुनः अवशोषण करना। तो ये हेनले लूप करती है। उसके बाद हेनले लूप के बाद में नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डीसीटी वाला भाग, डीसीटी पार्ट है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दूरस्थ कुंडली का भाग है, दूरस्थ कुंडली का भाग है। यहां आवश्यकता के अनुसार और अधिक से अधिक खनिज लवणों और पानी का अवशोषण होता है। तो डीसीटी वाला जो भाग होगा उसमें जो बचे हुए खनिज लवण है और शरीर को जितनी और आवश्यकता है वाटर की, ये डीसीटी वाला भाग है। डीसीटी लिया अपन रफली बात करने, ये पीसीटी है। तो यहां पर शरीर की आवश्यकता के अनुसार और खनिज लवण बच गए, उनका अवशोषण हो जाएगा, जल का अवशोषण हो जाता है। तो ये पार्ट लिया अपन, एक तो डिसेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म, पीसीटी और डीसीटी, ये नेफ्रॉन्स के पार्ट ले लिए इस प्रकार से अलग अलग। लास्ट का जो भाग होता है वो है कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। यहां से अंतिम रूप से जो मूत्र है उसका निर्माण हो जाता है और किडनी के पेल्विस में जमा हो जाता है ये। तो लास्ट में मूत्र का क्या हो जाएगा, कलेक्शन कर लिया जाएगा। संग्रह नलिका शरीर के लिए जो आवश्यक जल नहीं है उस जल का अवशोषण करेगी, संग्रहण करेगी, और अनावश्यक खनिज लवण है उनका संग्रह कर लेगी। तो संग्रह नलिका के द्वारा संग्रहित किए हुए खनिज लवणों और अनावश्यक जल की मात्रा को कहते हैं यूरिन। मूत्र की संज्ञा उनको अपने दे दी जाएगी, उसको यूरिन का नाम दे दिया एक प्रकार से, मूत्र का संग्रह कर लेती है। अब इसमें और दिखा रखा है, इसमें नेफ्रॉन की संरचना और कार्य। हेनले की लूप, अवरोही भाग, यह जल के लिए पारगम्य होती है, जिससे छना हुआ पदार्थ नीचे जाते हुए क्या हो जाता है, सांद्र हो जाता है। हेनले लूप के अंदर जैसे जैसे पदार्थ नीचे जाएगा अधिक से सांद्र होता जाता है, डिसेंडिंग आर्म के अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। तो यूं कह सकते हैं कि जो हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म होती है वो जल के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। जल के अणु जाते रहते हैं इसमें से, खनिज लवण जाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे फिल्टर्ड पार्ट जैसे जैसे नीचे जाएगा सांद्र होता जाएगा, पूरा कंसंट्रेट होता जाता है, सांद्र होता जाता है। आरोही भाग जो होता है असेंडिंग लिम्ब, यह खनिज लवणों के लिए पारगम्य होती है और जल के लिए अपारगम्य होती है। खनिज लवणों के लिए तो पारगम्य और जल के लिए होती है अपारगम्य, जल के लिए अपारगम्य है। तो खनिज लवण है वो पारगम्य है, तो खनिज लवण निकलते जाएंगे उसमें से, तो खनिज लवण निकलते गए तो विलयन कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाता है एक प्रकार से ऊपर की तरफ जब जाता है। इस प्रकार से दोनों आर्म के अंदर वापिस समझ लो ध्यान से, बोमेन कैप्सूल ने ब्लड को फिल्टर्ड किया, फिर अपना भाग गया पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। वहां लगभग 70 से 80% जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लिया जाएगा। फिर नीचे जो लूप बनेगा यू के कार का, उस लूप के अंदर अपने देखें सबसे पहले
जो डिसेंडिंग लूप होगा, अवरोही भुजा होगी, अवरोही भुजा के अंदर क्या होगा, जल है वो तो अवशोषित हो जाएगा, जल के लिए पारगम्य होती है, खनिज लवणों के लिए अपारगम्य होती है। तो जैसे जैसे फिल्टर्ड पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे नीचे जाएगा सांद्र होता जाएगा, और असेंडिंग लिम्ब जो होती है, आरोही भुजा जो है, वो भुजा जल के लिए तो होती है अपारगम्य और खनिज लवणों के लिए होगी पारगम्य। खनिज लवणों का, मिनरल्स का अवशोषण करेगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिल्टर्ड पार्ट, वो क्या होता जाएगा, तनु होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। और फिर डीसीटी वाला भाग, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, वो भी क्या कर लेगा, शरीर को जो शरीर के लिए जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक खनिज लवण है, जल है, उनका अवशोषण कर लेगा। और लास्ट में संग्रह नलिका के द्वारा कलेक्शन उनका कर लिया जाता है, और संग्रह नलिका जो कलेक्शन करेगी उसी को यूरिन कहा जाएगा, और फिर संग्रह नलिका उस यूरिन को आगे की तरफ भेज देगी। इस तरह की प्रक्रिया होती है इसके अंदर। अपने देखें डीसीटी वाला पार्ट बताया इन्होंने यहाँ पे कि जो डीसीटी वाला भाग होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, यहाँ पर बचे हुए लाभदायक पदार्थों और शरीर के लिए आवश्यक जल है, उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। तो ये पुनः अवशोषण करने का काम करती है। किस किस को, एक तो जल का करेगी और दूसरा खनिज लवणों का करेगी। बचे हुए जो लाभदायक पदार्थ है वो अवशोषित हो जाएंगे और अनावश्यक पदार्थ है वो आगे पहुंच जाएंगे। फिर मूत्र का उत्सर्जन, मूत्र का बाहर उत्सर्जन जो है, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय से होता हुआ, इसको एक डायग्राम के द्वारा रफली दें अपने लें, उसे एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे अपने देखें ये किडनी है, जैसे क्यों किडनी बनाई अपने से, ये वाली जो किडनी है अपनी राइट वाली किडनी है, ऐसे बीन शेप्ड होती है, सेम के बीज के आकार की होती है। और एक इधर वाली किडनी ली अपनों ने, थोड़ी सी ऊपर होती है। तो दोनों किडनी की जितनी भी संग्रह नलिकाएं होती है, कलेक्टिव डक्ट, वो यूरिन को संग्रह कर लेगी और यूरिन को संग्रह कर कर इस प्रकार से मूत्र नलिका में भेज देगी। ये यूरेटर है, मूत्र नलिका। यूरेटर या मूत्र नलिका में भेज देगी और यहां से मूत्र नलिका से अपना जो यूरिन है एक थैलेनुमा संरचना में जाएगा। इस थैलेनुमा संरचना को कहते हैं मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर इस मूत्राशय में चला गया और फिर यहां से मूत्र मार्ग के द्वारा अपना यूरिन का उत्सर्जन हो जाता है। इस प्रकार से दोनों किडनी की संग्रह नलिकाएं मूत्र नलिका यूरेटर के माध्यम से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में भेज देगी और मूत्र मार्ग से उसका उत्सर्जन हो जाता है। तो ये अपने बात की थी। मूत्र का बाहर उत्सर्जन, मूत्रवाही, मूत्रवाहिनी, यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय और यूरिनरी ट्रैक्ट मूत्र मार्ग से बाहर हो जाता है। मूत्र मार्ग से अपना यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। मूत्र की जो प्रकृति होती है वो हल्की सी अम्लीय होती है, अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू लगभग 6 होता है, 6 से 6.8 तक होता है, एसिडिक होता है। और मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है और जिसमें 20 से 25 ग्राम यूरिया होता है। 20 से 25 ग्राम यूरिया होता है उसके अंदर। इसको वापिस देखें आप, मूत्र का बाहर जो उत्सर्जन है वो किसके द्वारा होता है, यूरेटर के द्वारा होता है, मूत्रवाहिनी के द्वारा होगा और यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा होगा और मूत्र मार्ग के द्वारा होता है। इन तीनों के द्वारा होता है। और मूत्र की जो प्रकृति होती है वो हल्की सी अम्लीय नेचर होती है, एसिडिक नेचर होती है। तो पीएच वैल्यू उसकी होती है 6 से लेके 6.8 तक होती है।
और सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है और 1.5 से 2 लीटर यूरिन के अंदर प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम यूरिया का अपने उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन करने के कारण अपनी जो नेचर होती है अपने यूरियोटेलिक श्रेणी के होते हैं, अलग अलग श्रेणी आती है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के अंदर अमोनिया है, अमोनिया लगातार पानी में घुल घुल के सीधे निकलती रहती है, उनकी प्रकृति होती है अमोनोटेलिक। अपने यूरिया निकलता है तो अपनी प्रकृति होती है यूरियोटेलिक। और कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जैसे मरुस्थल के प्राणी है या पक्षी वगैरह है, तो वो यूरिया को यूरिक एसिड में बदल लेते हैं। यूरिया के रूप में जल को निकालना पड़ेगा, यूरिक एसिड को निकालने के लिए जल की मात्रा सबसे कम चाहिए, इसीलिए से मूत्र है जो ऊंट का मूत्र गाढ़ा होता है। तो जितने भी कीट वगैरह होते हैं, कॉकरोच वगैरह है, तो उनके अंदर यूरिक एसिड निकलता है, उनकी नेचर होती है यूरिकोटेलिक। 3 तरह के जानवर हो जाएंगे, मछलियां वगैरह वो तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, तो उनकी श्रेणी हो जाएगी अमोनोटेलिक। मनुष्य और अधिकांश स्तनधारी प्राणियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, तो अपनी श्रेणी यूरियोटेलिक। पक्षी है, कीट है, मरुस्थल के प्राणी है, उनके अंदर है मुख्य पदार्थ यूरिक एसिड, उनकी नेचर हो जाती है यूरिकोटेलिक। इस तरह से कैटेगरीज हो जाती है। तो अपने लगभग 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किडनी में खराबी होने पर, अब किडनी खराब होगी, अब खराब हो जाएगी तो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और उस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया। किडनी में खराबी होने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसे यूरेमिया कहा जाता है। यूरेमिया, ईमिया कहते हैं ब्लड को, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई, यूरेमिया हो गया, यूरेमिया कहा जाता है। डायलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त को मशीनों के द्वारा छाना जाता है, तो डायलाइसिस की प्रक्रिया की जाएगी। किडनी खराब हो गई तो किडनी खराब हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में मशीनों के द्वारा ब्लड को फिल्टर करते हैं और मशीनों के द्वारा ब्लड को फिल्टर करने के प्रोसेस को कहते हैं डायलाइसिस। मनुष्य और अधिकांश स्तनधारी प्राणियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होने के कारण अपने कौन सी श्रेणी में आते हैं? यूरियोटेलिक श्रेणी में आते हैं, यूरियोटेलिक सीरीज में आता है। मनुष्य अधिकांश प्राणी यूरियोटेलिक सीरीज में आएंगे अपने। उत्सर्जन में विभिन्न प्राणियों की श्रेणियां जो अपने चर्चा की थी। जलीय प्राणी जितने भी हैं, मछलियां वगैरह, उनका मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया होता है। उनकी श्रेणी कौन सी बन जाती है? अमोनोटेलिक। जलीय प्राणियों जैसे मछलियों में अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है जो जल के साथ घुलकर बाहर निकलती रहती है, तो श्रेणी बन जाती है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक सीरीज की होते हैं अपने। और स्थलीय प्राणियों के अंदर अपने जैसे देखें, स्थलीय प्राणियों में मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिक एसिड, तो अपनी नेचर कौन सी बन जाती है? यूरिकोटेलिक। कौन सी श्रेणी के होते हैं अपने? यूरिकोटेलिक श्रेणी के होते हैं, यूरिकोटेलिक श्रेणी के होते हैं। पक्षी, कीट और मरुस्थल के जानवर जल का अधिकांश संग्रह करते हैं, उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आते हैं? यूरिकोटेलिक कैटेगरी में आ जाएंगे, यूरिकोटेलिक श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। मानव और अन्य स्तनधारी प्राणियों को देखें तो उनके अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, नेफ्रॉन का सबसे आगे वाला जो भाग होता है प्याले नुमा, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। उस ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होगा, उसकी फिल्टर की जो रेट होती है जिसको कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ब्लड के फिल्टर होने की जो रेट है ग्लोमेरुलस में, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो ये लगभग 125 ml होती है, 125 ml प्रति मिनट
125 ml प्रति मिनट होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर। अब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन कौन करता है? एक तो मेंटेन करता है एडीएच। एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। अब ये एडीएच हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कहां से निकलता है? ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और ये क्या करेगा? एक मैकेनिज्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। जब जीएफआर कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन की रेट कम हो गई, तो अपना मस्तिष्क का जो भाग है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस वाले भाग से एडीएच हार्मोन निकलेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलेगा या वेसोप्रेसिन निकलेगा। और ये हार्मोन क्या करता है? डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वाले पार्ट के अंदर जल और खनिज लवणों के अवशोषण की दर को बढ़ा देगा। और उससे फिर क्या है? रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसको वापिस समझ लो, जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई, होना कितनी चाहिए? 125 ml पर मिनट होनी चाहिए। उसके कम होते ही मस्तिष्क का जो भाग है हाइपोथैलेमस, ये एक हार्मोन को रिलीज करवाएगा और वो होगा एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का फंक्शन जो होगा वो नेफ्रॉन के डीसीटी वाले भाग में होगा। नेफ्रॉन के डीसीटी वाले भाग में ये जल के पुनः अवशोषण की दर को बढ़ाएगा, रेस्पिरेशन सॉरी अब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ाएगा। उससे मूत्र में फिल्ट्रेशन में, ब्लड में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, उससे फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, जीएफआर बढ़ जाएगी। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो इसमें फिर क्या होगा कि जैसे ब्लड बढ़ जाएगा, जेजी जो सेल्स होती है नेफ्रॉन के अंदर, एक जो जेजी सेल्स होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होती है, वो रेनिन हार्मोन छोड़ा जाता है, रेनिन हार्मोन छोड़ा जाता है। और रेनिन हार्मोन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय कर देगा, सक्रिय कर एंजियोटेंसिन में बदल देगा। रेनिन हार्मोन्स एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदल देगा। तो एंजियोटेंसिन जो होता है वो रक्त वाहिनियों को कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्टर होता है। उससे फिर क्या होता है? जीएफआर बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से अपना जीएफआर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसके अलावा जैसे पथरी की समस्या होती है, पथरी की समस्या के अंदर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा साल्ट होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, मेन तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी अधिकता से क्या बनती है? पथरी बनती है, स्टोन बन जाती है। तो ये स्टोन को दिखाया है। तो स्टोन बनने के अंदर मुख्य पदार्थ कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। इसके अलावा और कौन सा पदार्थ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये पथरी बनाने का काम करता है अपने बॉडी के अंदर। एंजियोटेंसिन रेनिन मैकेनिज्म है। इस रेनिन मैकेनिज्म में क्या होता है कि रक्तचाप, शरीर में जल और नमक के संतुलन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, वो रक्त वाहिनियों को क्या करेगा? संकुचित करेगा। और उस संकुचित करने से फिर रक्तचाप क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो जीएफआर बढ़ के क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। ये काम कौन करता है? एंजियोटेंसिन करता है। एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन। दूसरा, रेनिन क्या करता है? एक किडनी के अंदर, किडनी के कोर्टेक्स वाले भाग से किसको रिलीज करवाएगा? एल्डोस्टेरोन को कराएगा। एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। और एल्डोस्टेरोन जो होता है मिनरेलोकोर्टिकोइड होता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड होता है। और ये शरीर में नमक और पानी के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। मिनरल्स की जितने बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा मेंटेन रखेगा। कौन सा हार्मोन?
मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। तो ये भी किससे संबंधित होता है? जल के पुनः अवशोषण से संबंधित होता है। तो एंजियोटेंसिन रेनिन मैकेनिज्म का कार्य ये होता है कि जब जीएफआर जो रेट होती है वो अपनी कम हो जाती है, उस जीएफआर रेट को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। तो जीएफआर रेट को बढ़ाने का काम कौन सी मैकेनिज्म करेगी? एंजियोटेंसिन रेनिन मैकेनिज्म करेगी। ये जीएफआर रेट को बढ़ाने का काम करती है। एएनएफ, अब इसका फंक्शन जैसे देखें, अपने एक फंक्शन अपनों ने लिया था कि यदि बॉडी के अंदर जीएफआर रेट डाउन हो जाए, उसको बढ़ाना है, तब तो काम कौन करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म करता है। लेकिन जीएफआर रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो भी खराब हो सकती है, किडनी को खराब कर सकती है। तो जीएफआर बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसको नॉर्मल लेके आना है, उसके लिए भी एक पदार्थ होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ। तो एएनएफ क्या काम करेगा? एएनएफ वेसोडाइलेटर की तरह काम करता है। वेसोडाइलेटर, यदि जीएफआर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो हृदय के आलिंद की दीवार से, हार्ट की जो आलिंद है उसकी दीवार से क्या निकलता है? एएनएफ निकलता है, एट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर निकलता है, जो रक्त वाहिनियों को फैला देता है और बढ़ी हुई जो जीएफआर है उसको कम कर देगा। जीएफआर यदि बहुत ज्यादा बढ़ गई, उस जीएफआर को कम करता है। तो इसमें जो हार्ट के जो आलिंद होते हैं उसकी दीवार से एक फैक्टर निकलता है, एट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करता है? वेसो डायलेटर की तरह काम करता है, वेसल्स को डायलेट कर देगा। डायलेट कर देगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होती है जीएफआर घट के क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाती है। तो यूं कह सकते हैं कि ये जो एएनएफ फैक्टर की कार्य प्रणाली है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के विपरीत काम करती है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म तो जीएफआर को बढ़ाने का काम करती है, और आलिंद के जो हृदय की दीवार वाली जो है एट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर प्रणाली, एएनएफ प्रणाली, ये जीएफआर को कम करने का काम करती है। तो जीएफआर बढ़नी भी नहीं चाहिए और जीएफआर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको मेंटेन रखा जाता है। तो ये क्या है? वेसोडाइलेटर है, वेसोडाइलेटर होती है एएनएफ प्रणाली। एएनएफ जो सिस्टम अपना है ये वेसोडाइलेटर होती है। यदि जीएफआर अत्यधिक बढ़ जाए तो हृदय के आलिंद की दीवार से एएनएफ निकलता है, एट्रियो नाइट्रियूरेटिक फैक्टर निकलता है, जो रक्त वाहिनियों को फैला देता है और बढ़ी हुई जीएफआर को कम कर देता है। तो ये जीएफआर को क्या करेगा? कम करने का काम करता है, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन के विपरीत काम करता है। तो ये जो अपनों ने चर्चा की, इसके अंदर यूरिन के अंदर बात की, अलग अलग प्रकार की श्रेणियां ली, मुख्य अंग लिया, उत्सर्जी अंग लिया, फिर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, नेफ्रॉन्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इन सारे पार्ट्स की स्टडी अपने उत्सर्जन तंत्र में करेंगे। धन्यवाद।